नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत महाराष्ट्र की ही खबर के साथ कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल दिख रही है। सत्ता पक्ष महायुति हो या फिर विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी, दोनों में ही सीटों के बंटवारे को लेकर इस कदर पेच फंसा हुआ है कि बैठकों का दौर, मुलाकातों का दौर जारी है, लेकिन सीटों की गुत्थी अभी भी उलझी हुई दिख रही है। हालांकि दोनों ही गठबंधनों की ओर से दावा हो रहा है कि बातचीत सकारात्मक रही है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे और एनसीपी के अजीत पवार के साथ 2 दिन सभी 48 सीटों पर लंबी चर्चा की। बताया गया कि अमित शाह ने दोनों से कहा कि जीतने की क्षमता के आधार पर ही सीटों का बंटवारा हो। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट 22 सीट मांग रहा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उन्हें 13 सीटों पर ही संतुष्ट होना होगा, जबकि एनसीपी अजीत पवार को 4 सीटें ही मिलने की उम्मीद है। जाहिर है दोनों दलों ने अभी इस पर हामी नहीं भरी है, इसलिए गुत्थी अब भी उलझी हुई है। भाजप जो है सर्वात मोठा पक्ष है। बीजेपी ने जो आश्वासन दिया था, उम्मीद है उसका पालन होगा। महायुति में बीजेपी बड़ा दल है, सबसे ज्यादा सीट बीजेपी को ही मिलेगी। चर्चा अभी शुरू ही हुई है, सबके सहमति से निर्णय होगा। जितनी सीटें शिंदे गुट को मिलेंगी उतनी ही हमें भी चाहिए। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में भी पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोरात ने सुबह प्रकाश आंबेडकर के घर जाकर मुलाकात की। फिर दोपहर को शरद पवार, उद्धव ठाकरे और बाला साहेब थोरात के साथ वर्ली के होटल में प्रकाश आंबेडकर के साथ लंबी बैठक चली। बताया गया कि सभी 48 सीटों पर चर्चा हुई। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के संजय राउत ने दावा किया कि उनमें कोई मतभेद नहीं है और बातचीत सकारात्मक रही है। सब चाहते हैं कि प्रकाश आंबेडकर हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ें। बहुत ही पॉजिटिव डिस्कशन हो गया, सकारात्मक चर्चा हुई और हमने ये तय किया है हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे महाराष्ट्र में। बात अगर आपका सवाल होगा सीट शेयरिंग के बारे में, तो हमारे में कोई मतभेद नहीं है, लगभग सभी बातें तय हो गई है। हमको अभी भी उम्मीद है ये बहुजनों का राज है। अगर बहुजन संकट में आने वाले हैं तो आप दूसरी सोच कैसे रख सकते हैं? संविधान बचेगा तो वो बचेंगे, लोकतंत्र बचेंगे तो आप बचेंगे, नहीं तो ये कैमरे में मेरे कुछ नहीं रहेंगे, आप जेल में रहेंगे। जरा उल्टी न्यूज आए तो 7 बजे जेल में। तो आपके लिए भी लड़ रहे हैं हम हमारे लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम तो आप सभी के लिए लड़ रहे हैं जो स्वतंत्रता का अनुभव लेना चाहते हैं। इस बीच सूत्रों से पता चला है कि एमवीए में 23 सीटें शिवसेना उद्धव ठाकरे, 15 सीटें कांग्रेस और 10 सीटें एनसीपी शरद पवार को देने पर सहमति बनती नजर आ रही है। खबर है कि शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी के कोटे से 2 सीटें वंचित बहुजन आघाड़ी को मिल सकती है, लेकिन प्रकाश आंबेडकर ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, इसलिए बात अभी बन नहीं पाई है। सर पॉझिटिव्ह थे आज की बैठक सर, आपके लिहाज से पॉझिटिव्ह थे आप? माझ्या चेहऱ्यावरून तुम्हाला काय दिसते? आप खुश नजर आ रहे, खुश नजर आ रहे। माझ्या चेहरे पॉझिटिव्ह। महायुति के घटक दल हो या फिर महाविकास आघाड़ी के, सभी चाहते हैं कि अपने वोटों का बंटवारा न हो, लेकिन अपना स्वार्थ त्यागने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इसलिए बैठकों के कई दौर के बाद भी सीटों के बंटवारे की गुत्थी उलझी हुई है। मुंबई से अपने सहयोगी रौनक कुकड़े और कैमरामैन राजन दयालकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और देश के कई राज्यों में नकली दवाइयों को लेकर बड़ी छापेमारी हुई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में जो ये छापेमारी हुई, इसमें करोड़ों की नकली दवाइयां जब्त हुई हैं। जब्त हुई दवाइयों में डायबिटीज और बीपी की दवाइयां शामिल हैं। 3 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। देखिए रिपोर्ट। गाजियाबाद में पड़े छापों से खुला राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा नकली दवाओं का रैकेट। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गैस्ट्राइटिस और पेन किलर्स के नाम पर संदिग्ध मिश्रण वाली दवाएं पैक की जा रही थी और उन पर तमाम बड़ी कंपनियों के नाम चिपकाए जा रहे थे। 1 करोड़ से ऊपर की ये दवाएं थी। ज़्यादातर जहाँ पे ये प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा था वो तेलंगाना, हैदराबाद और अमृतसर। इस पे हमारी विवेचना अभी जारी है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। इसमें टोटल सीजर अमाउंट हमारा 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास है और अभी भी हमारी कार्रवाई जारी है इसमें। उत्तराखंड के कोटद्वार और रुड़की में तेलंगाना पुलिस और ड्रग्स नियंत्रण प्रशासन की टीमें आई और उन्होंने पाया कि दवाओं के नाम पर चौक और स्टार्च का मिश्रण पैक किया जा रहा है। उन पर सिप्ला, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन और अन्य देसी विदेशी बड़ी कंपनियों की चिप्पी लगाई जा रही थी। गाजियाबाद में जो एंटी डायबिटिक मेडिसिन है वो फेक मेडिसिन है। तो प्राइमरीली आप देखेंगे कि उसको लेने से इंसान को
फॉल्स कॉन्फिडेंस आएगा और ये बर्डन ऑफ डिजीज हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज को बहुत ज्यादा अपना जो रोल है अच्छे से निभाना पड़ेगा। तेलंगाना पुलिस ने और भी छापे मारकर 33 लाख से ऊपर की दवाएं बरामद की, जो हिमाचल के सिरमौर जिले में बन रही थी। मैग लाइफ साइंस नाम की किसी कंपनी का कोई भी वजूद नहीं है। देश भर से नकली दवाइयों के बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं, जिसके कारण प्रशासन और पुलिस की चुनौतियां बढ़ गई हैं। साथ ही साथ अब लोगों को भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ इशिका, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अभी गर्मी की शुरुआत भी नहीं हुई है, बेंगलुरु में पानी का संकट शुरू हो गया है। और तो और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार बता रहे हैं कि उनके घर का बोरवेल सूख गया है। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सोचा नहीं होगा कि उनको भी कभी अपना बोरवेल सूखने की शिकायत करनी पड़ेगी। बेंगलुरु में पानी की किल्लत को लेकर सरकार की बेबसी इसी में दिखती है। हम रियायती दर पर सभी लोगों को टैंकर का पानी मुहैया कराएंगे। हमें इसकी चिंता है। पानी की कीमत को लेकर बोरवेल सूख गए हैं। हमारे घर का बोरवेल भी सूख गया है। मार्च के शुरू में ही शहर के तालाब सूख रहे हैं। बेंगलुरु सेंट्रल को छोड़कर शहर में हर तरफ पानी को लेकर अफरा तफरी मची है। 5000 से 7000 लीटर पानी के टैंकर के लिए जहां पहले 500 रुपए से 700 रुपए लगते थे, वहां 2000 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक अब देने पड़ रहे हैं। सरकार अब टैंकरों का रेट तय करने जा रही है। पिछले साल मॉनसून में बारिश लगभग 35% कम हुई। इससे बांधों और झीलों में पानी की कमी हुई। इस शहर के 10,000 बोरवेल में से 40% सूख चुके हैं। शहर को हर दिन लगभग 1650 MLD पानी कम मिल रहा है। ऐसे में बेंगलुरु शहर की 1 करोड़ 25 लाख की आबादी पानी के लिए जद्दोजहद कर रही है। अब तो पानी के लिए भगवान का ही आसरा है। देखिए, इस झील की सतह आपको दिख रही है, जमीन दिख रही है। 1 महीने पहले तक ये सब पानी के नीचे था। बारिश के लिए इंद्र देवता को खुश करने की भी कोशिश चल रही है, लेकिन जल प्रबंधन से जुड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि जब तक सरकार और आम लोग इच्छा शक्ति नहीं दिखाते, तब तक ये समस्या हर साल आएगी जब भी मॉनसून फेल होगा। You can get it from flood water or you can get it from treating wastewater. पानी के सीमित सोर्स हैं, जैसे बारिश, बाढ़ और इस्तेमाल किया हुआ पानी। जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं उसको ट्रीट करके बहुत से काम जैसे खेती, बागवानी और निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। ये शहर के बड़े तालाबों में से एक है, सैंके टैंक। यहाँ पानी का स्तर बता रहा है कि ये शहर किस तरह से पानी के संकट से जूझ रहा है। मॉनसून आने तक यहाँ हालात कमोबेश ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि पूरे राज्य में पानी का संकट कुछ इसी तरह बना हुआ है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल कर लोगों के बीच पैठ बना रही है। खासतौर से दक्षिणी राज्यों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा है। तो किस तरह से बीजेपी इसका इस्तेमाल कर रही है, रविश रंजन शुक्ला की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। बुधवार को संदेश खाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण हिंदी में दे रहे थे, लेकिन दिल्ली के अजमेरी गेट के पास खड़े पश्चिम बंगाल की ट्रेड यूनियन से जुड़े शख्स उनका भाषण बंगला में सुन रहे थे। ता बिक्री करे लाभ होबे, बीजेपी सरकार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना निये एसेছে। यही वजह है कि इस बार लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री अकेले दक्षिणी राज्यों में 26 रैलियां करेंगे और उनकी बात फिलहाल एआई के जरिए
8 क्षेत्रीय भाषाओं में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रियल टाइम में पहुंचेगी। तेलुगु देशम पार्टी से सांसद रघुरामा कृष्णाराजू भी मानते हैं कि दक्षिणी राज्यों के लोग क्षेत्रीय भाषा में जब भाषण सुनेंगे तो इसका प्रभाव ज्यादा होगा। పేదలు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నుంచి ఏదైనా సహాయం అడగడానికి వెళ్తుంటే towering personality like Honorable Prime Minister Narendra Modi. प्रधानमंत्री मोदी का क्षेत्रीय भाषाओं में संवाद हमें बहुत पसंद आया और हमें उम्मीद है कि इसका आगे चुनावों पर भी असर पड़ेगा। Our Telugus and it is going to have a great impact in the coming elections. एआई के जरिए प्रधानमंत्री के भाषण की फौरन कई भाषाओं में डबिंग कर दी जाती है, यानी प्रधानमंत्री बोल रहे हैं हिंदी में लेकिन इसका प्रसारण इस तरह कई क्षेत्रीय भाषाओं में हो रहा है। మేం జనధన్ ఖాతాలు తెరిచాం, మీ ఈ మోడీ అందరికీ గ్యారంటీ అయ్యాడు। मोदीने देशाला एक आणखी ग्यारंटी दिली आहे। आपण मानकु कहिबाकु चाहुछि, कहिबे की ഈ മോദി രാജ്യത്തിന് ഒരു പുതിയ ഗ്യാരണ്ടി നൽകാൻ പോകുന്നു। ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಬಡವರ ಮಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ। सूर्य देव दी प्रेरणा तो ही मोदी ने देश नू एक होर गारंटी दिती है। जाहिर है एआई का असर लोकसभा चुनाव में भी नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों को 10 भाषाओं में प्रसारित किया जा रहा है। इसकी डबिंग एआई के जरिए हो रही है। लोगों तक सही तरीके से प्रधानमंत्री की बात पहुंचे, इसके लिए बीजेपी ने बंगला, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, उड़िया, मराठी और मलयालम में अकाउंट बना लिए हैं। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल जानते हैं, इसीलिए इसका बेहतर उपयोग हो रहा है। हालांकि पीएम मोदी के भाषणों का एआई के जरिए दूसरी भाषाओं में अनुवाद नई बात नहीं है। पिछले साल 18 दिसंबर को काशी में भी उनके भाषण का एआई के जरिए तमिल में अनुवाद किया गया था, जिसे लोगों ने एआई के जरिए सुना था। बीजेपी एआई से पहले भी तकनीक का इस्तेमाल कर चुकी है। मसलन 2014 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चाय पर चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सोशल मीडिया के जरिए कार्यकर्ताओं की बैठक अभी भी हो रही है। 2017 में नमो ऐप के जरिए रियल टाइम फोटो अपडेट और सर्वे कराना शामिल है। और 2021 में मोदी स्टोरी के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च करके प्रधानमंत्री के जीवन के बारे में बताया गया। उत्तरी भारत में बीजेपी की मजबूत पकड़ के पीछे की एक वजह प्रधानमंत्री के दमदार भाषण को भी माना जाता है, जिसके कारण आम वोटर प्रधानमंत्री के साथ एक जुड़ाव को महसूस करता है। अब बीजेपी की कोशिश है कि एआई के जरिए दक्षिण भारत के राज्यों में भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को बढ़ाया जाए, और ये कब बढ़ेगी? जब प्रधानमंत्री का भाषण ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रीय भाषाओं में होगा। यही नहीं, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की एक भारी भरकम सोशल मीडिया टीम भी है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बीजेपी का बचाव करने के साथ ही विरोधियों पर भी तीखा हमला करने के लिए जानी जाती है। नई दिल्ली से सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। 13 साल के बच्चे की बहादुरी और समझदारी की तस्वीरें और पूरी खबर आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और अब आइए आपको मालेगांव से 13 साल के बच्चे की बहादुरी और समझदारी की एक तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ के घर में मोहित विजय अहिरे नाम का बच्चा मोबाइल पर कुछ देख रहा था कि तभी एक तेंदुआ घर में घुस आया। इस बच्चे ने तेंदुए को सामने से देखा तो घबराया नहीं, बहुत ही सूझबूझ दिखाते हुए वो चुपचाप टेबल से नीचे उतरा और कमरे से बाहर निकल गया। साथ ही कमरे के दरवाजे की भी कुंडी उसने लगा दी। कोई और होता तो शायद घबरा जाता, हल्ला हंगामा करता और शायद खुद का भी नुकसान कर लेता। पर इस बच्चे की सूझबूझ वाकई तारीफ के काबिल है। तस्वीरें वायरल है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।